हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आपको मालूम है हमारी एकेडमी लखनऊ में है और 2017 से हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं एसएससी जेई और टीजी2 एग्जामिनेशंस के लिए। इस समय भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इन तीनों के ऑफलाइन बैच यहाँ पे चल रहे हैं और बच्चे बहुत मन लगा के, बहुत ताकत के साथ एसएससी जेई 2023 की तैयारी कर रहे हैं। आप भी जहाँ पर भी हों वहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। लखनऊ आना चाहें, हमसे आप पढ़ना चाहें तो यहाँ आइए, डेमो क्लास करिए, पढ़कर देखिए। और उसके अलावा हम लोग ऑनलाइन बैच भी चलाते हैं, लेकिन ऑनलाइन बैच अभी केवल हम लोग चला पा रहे हैं मैकेनिकल में। मैकेनिकल का ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को सर्च करना होगा, ऐसा एक आपको लोगो मिलेगा। और उसके बाद उस ऐप पर जाएंगे तो उस ऐप पर आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो मैकेनिकल का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। दूसरा ये है कि हम लोग वहाँ पे जितने भी स्पीड टेस्ट कंडक्ट करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो सभी ऐप के माध्यम से ही करते हैं। तो आपको वो सारे टेस्ट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करने को मिलेंगे, है ना। तो अपने स्पीड को आप वहाँ चेक कर सकते हैं, उसके लिए कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टीम वही रहेगी जो कि ऑफलाइन में है और ऑनलाइन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो पहला चैप्टर है फोर्स एनालिसिस, जिसको यूट्यूब पे ख़त्म किया गया है, एंड किया गया है बहुत अच्छे तरीके से, उसको उसके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सिलेक्ट किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे जेई के एग्जाम में आ चुके हैं। उन्हीं को आज यहाँ डिस्कस किया जाएगा। मकसद मेरा साफ है कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, ठीक है, समझ के करना है। ऐसा हो सकता है कि 30 क्वेश्चंस करने में मुझे 1 घंटे लग जाए आपको बताने में, लेकिन स्पीड से मेरा मैटर यहाँ नहीं है, नॉलेज को शेयर करने से है। स्पीड चेक करने के लिए आपको ऐप पे आइए और स्पीड टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन सामने आ गया है, जरा इसको ध्यान से देखिए। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अगर आपको दिखाई पड़ने लगे। बहुत ध्यान से देखिए इसको। क्या लिखा है, लिखा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, द एंगल बिटवीन द फोर्स ए एंड बी विल बी। ठीक है, साफ साफ पढ़ के लग रहा है कि ये क्वेश्चन पहले चैप्टर के पहले टॉपिक का है। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के नियम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। जरा समझा जाए कि समांतर चतुर्भुज का नियम कहता क्या था, बस जल्दी से उसको देखेंगे, वहीं से ही अपना आंसर भी आएगा। कैसे आएगा देखिए जरा। कहता क्या था कि अगर किसी पॉइंट पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स ये है सपोज दैट, है ना, इसी को नाम हम दे देंगे ए, ठीक। एक फोर्स ये है सपोज दैट, इसका नाम दे देंगे बी, ठीक है। ये फोर्स है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ये है ए फोर्स और ये है बी फोर्स। वैसे नॉर्मली पी और क्यू से लिखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन में ए और बी दिया है तो हमें ए बी से करना पड़ेगा। इनके बीच का एंगल थीटा है जो कि हमें नहीं मालूम है, यही निकालना है। कह रहा है कि इसका इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, ये दोनों फोर्स कहां लग रहे हैं, तो इस पॉइंट पे लग रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इस पॉइंट पे जो है, वो रिजल्टेंट ए से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो रिजल्टेंट होगा वो उस ए से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस फोर्स से। तो पहले पता तो करें कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट। देखिए जरा कैसे करते हैं रिजल्टेंट। तो इस पॉइंट से, पॉइंट ये जो फोर्स का ये एंड है, इससे फोर्स ए के पैरेलल एक लाइन खींची जाती थी, याद करिए। ऐसे ही इस पॉइंट से फोर्स बी के पैरेलल एक लाइन खींची जाती थी। ये दोनों यहाँ कट करते थे और आप कहते थे कि ये जो लाइन होगी, बीच की जो लाइन होगी, ये हमारी होगी रिजल्टेंट। दिस विल बी द रिजल्टेंट, है ना, यही हमारा रिजल्टेंट होगा। और इसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल पाते थे, इसी को आर कहते थे, ठीक है। और रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स से जो एंगल बनाता था उसको अल्फा से लिखा जाता था। इतनी बात किया जाता था। और याद करिए अगर आप ध्यान से, तो आर को लिखने का तरीका क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था।
ऐसे ही अल्फा जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है उसके लिए क्या फॉर्मूला था, तो जरा ध्यान दीजिएगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, कैसे किया गया था, फिर से एक बार मन ही मन में रिवाइज किया जाए तो अगर आप याद करें तो क्या किया गया था कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया गया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया गया, उसके बाद ये जो तीन बिंदुओं से घिरा हुआ ट्रायंगल है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनाता था। इसी में हम लोगों ने tan अल्फा लगाया था। तो tan अल्फा लगाने से क्या हुआ था, लंब बटे आधार, हाइट अपॉन बेस। अगर यहां पे हम लोग tan अल्फा लिखना चाहें उसी तरीके से, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, लंब बटे आधार। याद करिएगा, पिछला लेक्चर देखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा b साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कॉस थीटा। अब हम क्वेश्चन के नजदीक पहुंच गए हैं, क्वेश्चन के नजदीक पहुंच गए। क्या कह रहा है, a और b इज द परपेंडिकुलर टू a। जो रिजल्टेंट है वो a के परपेंडिकुलर है, मतलब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। ये हमें गिवन है, ये इसका मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है। चलिए भाई, tan अल्फा की वैल्यू 90 मतलब हो गया tan 90 हो गया। ये क्या वैल्यू आ गई, tan 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, tan 90 का मतलब क्या होता है, tan 90 का मतलब क्या होता है, sin 90 अपॉन cos 90। या ध्यान दिया जाए तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं कि, फिर से क्या लिख सकते हैं, b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब कुछ नहीं करना है, इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, इसको इधर से और इसको इधर से, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, है ना, इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसको करेंगे तो क्या आएगा, यहां से यहां आएगा a प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू 0। यही तो आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो b कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस a और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a अपॉन। क्या देखिए, ये आंसर कहीं दिख रहा है चारों ऑप्शन में, क्या कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, ये जो आप आंसर मैंने निकाल कर रखा है, देखिए ध्यान से, कॉस इनवर्स a अपॉन बी, कॉस इनवर्स ए माइनस छूट गया जी, अंदर माइनस भी है, माइनस a अपॉन बी, तो कॉस इनवर्स माइनस का a अपॉन बी, ये आंसर दिख रहा है। इसलिए यहां पर मैं कहूंगा कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा डी सही है, डी ऑप्शन इज ओके, ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई सबको। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हुआ। देखिए टाइम तो लगा ना, टाइम तो लगा, क्योंकि अब इस तरीके से समझा के करेंगे, बता के करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको भी बड़ा कर देते हैं, है ना, ये पढ़ने में आ गया आपको। अब देखिए इसको, बहुत प्यारा सा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इज नेगेटिव, है ना, किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व करते हैं, तो कह रहा है कि एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है एंड द वाई कंपोनेंट इज पॉजिटिव, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एंड वाई कंपोनेंट इज पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, एक वर्ड ये काम का है और एक वर्ड ये काम का है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स मस्ट लाई इन द, जो फोर्स रहा होगा किस दिशा में रहा होगा, अगर उसका x कंपोनेंट नेगेटिव दिशा में हो और y कंपोनेंट पॉजिटिव दिशा में हो तो फोर्स किधर रहा होगा, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, है ना। तो पहले हम ये समझें, ये क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेंट का मतलब अगर आप याद करिए, हिंदी में जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं, इसको हम लोग बोलते थे चतुर्थांश। चतुर्थ अगर मैं लिख पा रहा हूं तो चतुर्थांश, ठीक है,
चतुर्थांश ऐसा कुछ है, चतुर्थ अंश, चौथा अंश, है ना। देखें जरा चौथे अंश का क्या मतलब है। आप ज्योमेट्री में चलते हैं, ज्योमेट्री में आप कहते क्या है कि ज्योमेट्री में एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन है, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, और इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ये ज्योमेट्री की कहानी है, क्या है, इसको कहते हैं मूल बिंदु, है ना। तो ये एक्स एक्सिस है, इसमें भी एक्स एक्सिस ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया गया है कि अगर इस तरफ चलेंगे तो इसे कहेंगे हम लोग प्लस एक्स, इधर चलेंगे तो इधर कहेंगे माइनस एक्स, ऐसे ही अगर हम ऊपर चलते हैं तो इसे कहेंगे प्लस वाई, ऐसे ही अगर नीचे चलते हैं तो इसे कहते हैं माइनस वाई। एक्स एक्सिस पर प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों पॉसिबल हैं, वाई एक्सिस पर भी दोनों पॉसिबल हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि कोई फोर्स है, उसका जो एक्स कंपोनेंट है मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब फोर्स किस तरफ है, फोर्स इस तरफ है। चलिए भाई देख लेते हैं, जाहिर सी बात है, तो फोर्स किस तरफ है, फोर्स हमारा निगेटिव है, एक्स कंपोनेंट इधर नहीं है। अगर इधर कर देंगे तो आप कहेंगे फोर्स पॉजिटिव है, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव दिशा में है, इस बॉडी को इधर लेके जाएगा, लेकिन ये इधर लेके जा रहा है, इसका मतलब हमारा डायग्राम ऐसे बनना चाहिए, सॉरी ये ऐसे बनना चाहिए, ये एक्स कंपोनेंट है, ये पहली बात हो गई नेगेटिव। ऐसे ही वाई कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये भाई ऊपर चल रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। दो फोर्स हो गए, एक फोर्स था उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों आपने देख लिए, ठीक, दोनों देख लिए। तो कह रहा है कि ये जिसके कंपोनेंट थे, जिसको टूट के ये बने थे, वो किधर था। तो भाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, फिर से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है कि दो फोर्सेस को जोड़ने के लिए बनाएंगे हम क्या, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, फिर से देखिए पैरेललोग्राम कैसे बनेगा। पैरेललोग्राम, यहां से एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे, इससे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो इसका डायगोनल बना, यही क्या बताएगा, यही बताएगा इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। ये क्या बताएगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, ठीक है। कौन सा फोर्स, एक फोर्स इधर गया था, मान लेते थे ये P है, ये Q है, तो P और Q का रिजल्टेंट R हुआ, है ना। इतना साफ हो गया कि रिजल्टेंट जो है ना, किस डायरेक्शन में होगा, इस दिशा में होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट में, ज्योमेट्री में हम लोग कहते क्या है, प्लस एक्स और माइनस एक्स से जो एरिया बनता है उसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश। ऐसे ही माइनस एक्स से वाई से जो बनता है इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश। ऐसे इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा अंश, है ना, पूरे का चौथा अंश। तो अब साफ दिख रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है, जो हमारा रिजल्टेंट है, उसने पूछा है कि रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में रहा होगा, तो दिख रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा। इसलिए इसका जो आंसर है, बहुत आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, दिस इज द आंसर, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा। क्लियर हुआ भाई, दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। समय लगा, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से होने वाला था, बस समझाने की बात थी, इसलिए टाइम थोड़ा लगेगा, और टाइम लगेगा, लगने दीजिए, है ना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा साइज बड़ा कर दें, बहुत ध्यान से देखिए, ये भी मुझे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए। Two forces P and Q, two forces P and Q are acting at an angle alpha. The resultant force R act an angle theta with the force P. Then the value of theta will be. अरे कुछ नहीं है, सिर्फ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे ही काम करना है। बस जो कह रहा है खाली शब्दों का इधर उधर एयर फेयर है, जिसे हम थीटा कहते थे उसे इसने अल्फा कह दिया है, जिसे हम अल्फा कहते थे उसे इसने थीटा कह दिया है, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, टू फोर्सेस P एंड Q आर एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। देखिए एक फोर्स ये हुआ P और एक फोर्स ये हुआ Q, ठीक है, इसको हम लोग कह रहे हैं ये फोर्स P है और ये फोर्स Q है। अंतर क्या आया,
हम लोग जब सब क्वेश्चन नंबर इसको प्रूफ कर रहे थे तो इसको हम लोग थीटा कहते थे और ये इसको अल्फा कह रहे हैं, है ना। तो इनका अगर रिजल्टेंट बना निकालना पड़े तो रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? आप कहेंगे पैरेललोग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जी? ऐसे बनाएंगे। ये पैरेललोग्राम बन के रेडी हो गया, समांतर चतुर्भुज। और ये कहेंगे कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट किससे दिखाया जाएगा? तो इसका जो डायगोनल होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है वो P से थीटा डिग्री बना रहा है ना। इस एंगल को वो थीटा कह रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, बस इतना ही चेंज आया है कि जिसे हम अल्फा कहते थे उसे वो थीटा कह रहे हैं क्वेश्चन में, जिसे हम थीटा कहते थे उसे हम अल्फा कह रहे हैं। कुछ भी कह रहे हो, हमने रटा कहाँ है? हमने समझा हुआ है। और अगर हमने कोई चीज समझी है तो फिर कोई समस्या आने की नहीं है। क्या करना है? यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करना है, इसको आगे एक्सटेंड करना है। आपको 3 पॉइंट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे करके यही 3 पॉइंट हैं, है? यही 3 पॉइंट है। तो वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहा है, मतलब रिजल्टेंट क्या पूछ रहा है? देन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा क्या चीज है? थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ध्यान रखिएगा, थीटा क्या चीज है? इस क्वेश्चन में थीटा दिखाई पड़ रहा है। थीटा क्या है? थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, परिणामी की दिशा है। तो परिणामी हमारा ये है, दिस इज द रिजल्टेंट, और थीटा उसकी दिशा है। तो थीटा को निकालने का एक ही तरीका है कि इस बड़े ट्रायंगल में जो कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लगा दे tan थीटा। तो अगर ये डिस्टेंस q है तो ये डिस्टेंस भी यहाँ पे q दिखाई पड़ेगी, और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा दिखाई पड़ेगा। ये हो जाएगा q साइन अल्फा, और ये हो जाएगा q कॉस अल्फा। इसके हिसाब से अगर हम tan थीटा लगाते हैं, लंब बटे आधार लगाते हैं, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया q साइन अल्फा डिवाइड बाई p प्लस यहां से यहां तक p, यहां से यहां तक q कॉस अल्फा, p प्लस q कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो यहां से थीटा की वैल्यू साफ दिखाई पड़ रही है, क्या आ रही है? tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट q साइन अल्फा डिवाइड बाई p प्लस q कॉस अल्फा। यही भाई आंसर आ गया है। देखिए जरा, कोई ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्या? इस आंसर से मैच करता हुआ कोई ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्या? है ना, ठीक है। देखिए जरा, q साइन अल्फा, q साइन अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है। p प्लस क्यू कॉस अल्फा, p प्लस क्यू कॉस अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है। p प्लस, अच्छा ये q कॉस अल्फा, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। तो tan इनवर्स q साइन अल्फा, p प्लस क्यू कॉस अल्फा, q साइन अल्फा, हाँ सही है। बाई मिस्टेक हो चाहे जैसे भी हो, ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, है ना। q साइन अल्फा, p प्लस क्यू कॉस अल्फा दोनों में ही है, तो ये दोनों ही ऑप्शन मुझे सही दिखाई पड़ रहे हैं। ये हो सकता है बाई मिस्टेक ऐसा हो गया हो पेपर के टाइम पे, जिस समय पेपर आया रहा होगा 2018 में आया था असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में, है ना, HP PSC में, पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। ऐसी थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, लेकिन करने वाले इंसान ही तो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखा जाए भाई। चौथा क्वेश्चन को थोड़ा पहले बड़ा करें, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मन लगा के पढ़िए इस क्वेश्चन को। टू टेंसाइल फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F आर एक्टिंग एट ए पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू टेंसाइल फोर्स each of magnitude F are acting at a point perpendicular to each other, then their resultant। देखो भाई, जब जब भी रिजल्टेंट की बात करें तब तक तो समझिए कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहीं ना कहीं से आने वाला है ही है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट निकालना है, दो फोर्स लग रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आइए फिर देखें क्या कह रहा है। जो कह रहा है वही डायग्राम बनाया जाए। टू टेंसाइल फोर्स, दो टेंसाइल फोर्स है, सब दोनों बराबर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अंडरलाइन कर लें, है ना। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F, सबका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, टेंसाइल है, आर एक्टिंग एट ए पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतनी बात बड़ी काम की है।
चलिए जब काम की है तो फिर काम किया जाए। दो फोर्स हैं जो कि बराबर है। बराबर होने का मतलब जैसे इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है तो जितना लंबा ये है, जितनी लंबाई ये दिखाई जाएगी उतनी ही लंबाई का फोर्स दूसरा भी होना चाहिए, और बस खाली अंतर इतना है कि वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो मैंने इसको 90 पे कर लिया, लंबाई बिल्कुल सेम रखी है, ऐसे करके हो गया, है ना। अगर 90 नहीं दिख रहा है थोड़ा सा तो मैं इसको और भी सीधा कर लेता हूँ, ऐसे करके अब 90 दिखाई पड़ने लगा। ये दोनों फोर्स एक पॉइंट पे लग रहे हैं, ये पॉइंट है जिस पे ये लग रहे हैं, दोनों टेंसाइल हैं। कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को ये भी घसीट रहा है, ये भी घसीट रहा है, और क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। देन दियर रिजल्टेंट फोर्स विल बी, इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, मुझे ऐसा समझिए कोई फॉर्मूला किसी कुछ पता होता नहीं है, हम कुछ याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, रटने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग में, साइंस में, है ना। हमें केवल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पता है, केवल हमें पैरेलल लाइन खींचना आता है। ये दो पैरेलल लाइंस खींच ली गई, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है जी, दिया गया था एफ है। इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है और इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है। 90 पे है, इसका मतलब जो ये डब्बा बन के आ रहा है ये एक स्क्वायर ही होगा, वर्ग ही होगा, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो ये भी नहीं पता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो डायगोनल होगा, इसका डायगोनल यही हमारा रिजल्टेंट होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। और इसका ये जो एंगल होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा अल्फा। उसने डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, पूछा भी नहीं है तो क्यों निकालें, निकाल भी देंगे। चलिए अब जब देखिए हमें ये आर निकालना है, तो अगर ये डिस्टेंस एफ है तो ये डिस्टेंस भी हमारी एफ होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस भी एफ होगी। अब इस ट्रायंगल में तीनों चीजें मिल चुकी हैं। क्या मिल चुका है, देखिए ये ट्रायंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अप्लाई कर दें पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई कर दें, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, है ना, ट्रायंगल में देख रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर आप लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहां से हो गया 2f स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या आ गई, f का अंडर रूट बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एफ। देखो भाई कोई ऑप्शन मैच करता है क्या, अंडर रूट 2f ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसको ही आंसर माना जाए, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, बहुत जल्दी से हो गया, है ना। आइए आगे देखा जाए, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी जेईई 2015 का क्वेश्चन है, एसएससी जेईई 2015 का क्वेश्चन है। थोड़ा इसका साइज को बड़ा किया जाए, साइज को बड़ा किया जाए, देखिए ध्यान से, है ना। क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी अप्लाइड विथ 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। ये जो नीचे लिखे गए हैं वेगनस थ्योरम, हैमिल्टन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, लामीज थ्योरम, ये जानना चाह रहा है कि ये थ्योरम इसमें से कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं जब हमारी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, 3 फोर्स हो, कॉन्करेंट हो, कोप्लेनर हो, है ना। तो बेटा समझो पहले कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, मालूम ही होगा कि कॉन्करेंट का मतलब होता है कि जब सारे फोर्स एक ही पॉइंट से गुजरे, पास थ्रू, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, ये तो हो गया इसका मतलब। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समतलीय, एक ही प्लेन पर हो, समतलीय, ठीक है ना। तो जरा ध्यान करिए लामी थ्योरम को, अगर आपने लामीज थ्योरम को पढ़ा है तो लामीज थ्योरम अप्लाई करने की कंडीशन ही यही है, इसके अलावा कभी भी लामी थ्योरम लग ही नहीं सकती है। तो लामी थ्योरम की कंडीशंस क्या है जरा देखा जाए। लामीज थ्योरम कब अप्लाई करते हैं, पहली शर्त केवल 3 फोर्स हों, 4 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे तो काम नहीं करेगा, 3 फोर्सेज हों।
दूसरी बात वो तीनों फोर्स कॉन्करेंट हों, कॉन्करेंट हों। और तीसरी बात क्या है कि जो बॉडी जिस पर ये लग रहे हों वो जो बॉडी हो वो इक्विलिब्रियम में हो, है ना। तो इस पूरी कंडीशन को पूरे करते हुए देखा जाए तो ये लामी थ्योरम की कंडीशन है। तो आंसर तो क्लियर हो गया, ये लामी थ्योरम के लिए है, ये आंसर होगा डी। अब जरा एक बार जल्दी से देख ले लामी थ्योरम होती क्या है, क्योंकि इतना जब कर ही चुके हैं तो एक बार देख ही लें। एक पॉइंट है ये, ठीक है ना, इस पॉइंट पर ये बॉडी पर कोई पॉइंट है, इस पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स ये माना P है, एक फोर्स ये माना Q है, एक फोर्स ये माना कि R है। सपोज दैट इसके बीच का एंगल अल्फा है, इसके बीच का एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है ना। देखिए तीनों कंडीशन जो ऊपर लिखी हैं सब पूरी हैं। एक पॉइंट पे है, एक प्लेन पे है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जिस पॉइंट पे लग रहे हैं इक्विलिब्रियम में है। तो अगर जब लामी थ्योरम को प्रूफ किया है हम लोगों ने, आप वीडियो लेक्चर देखिएगा और याद करिएगा एसएससी जेईई के पेपर 2 में लामी थ्योरम का प्रूफ, ये जो फॉर्मूला बनने वाला है ये 2 बार पूछा गया है, 20 मार्क्स या 15 मार्क्स का है, देखिएगा ध्यान से। चलिए आइए देखते हैं तो क्या पूछ रहा है, क्या होगा फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला भी बन के आएगा P अपॉन एक फोर्स लेंगे, बाकी दोनों फोर्स के बीच का एंगल लेंगे, P लेंगे तो Q और R के बीच का एंगल दैट इज साइन बीटा इक्वल टू साइन बीटा, है ना। फिर Q फोर्स लेंगे, Q तो क्या हो जाएगा साइन गामा, और फिर R फोर्स लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। ये पूरा कांस्टेंट रहता है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही लामी थ्योरम है। लामी थ्योरम यहां नहीं पूछा गया है लेकिन ये बनेगा। इसका प्रूफ पेपर 2 में 2 बार पूछा गया है, आप जरूर इसको देखिएगा, इसका वीडियो लेक्चर प्ले लिस्ट में है, ठीक है। चलिए तो 5वां क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि ए रिजिड बॉडी, ये यूपीआरबीएनएल में आ चुका है, असिस्टेंट इंजीनियर 2016 का क्वेश्चन है। ए रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज ओनली व्हेन। किसी बॉडी पर कोई रिजिड बॉडी है, चलो बना लेते हैं बॉडी भाई एक बार। सपोज दैट इस पे एक बॉडी, ये कोई रिजिड बॉडी है। पहली बात के बाद क्या शर्त पूरी करनी है कि बॉडी हमारी रिजिड बॉडी हो, विल बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होना है, अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज, ये काम की बात है ओनली। किसी बॉडी पर केवल 2 फोर्स लगे हों तो इक्विलिब्रियम में कब रह सकती है। आइए जरा 2 फोर्स लगा के देख ही लिया जाए। मान लीजिए इस बॉडी पर, इस पॉइंट पर 2 फोर्स लगे, केवल 2 फोर्स। सपोज दैट एक फोर्स, रुकिए जरा, रुको जरा, कुछ इसमें थोड़ा सा काम भी कर लें, इसको कॉपी कर लें तो कई बार काम करना पड़ेगा। क्लोन, ठीक है, यहाँ ले आते हैं इसको 2-3 बार ले लेंगे तो सही रहेगा। आइए, क्योंकि कई केस लेने पड़ेंगे ना। चलिए ठीक है, देखिए अब जैसे इस बॉडी पर 2 फोर्स लगाते हैं। एक फोर्स हमने ये लगाया P और दूसरा फोर्स ये लगाया Q। कुछ ऐसी कल्पना करिए ये बॉडी नहीं है, आप खड़े हैं, आपका 2 हाथ आपके हैं, एक हाथ आदमी पकड़ के इधर घसीट रहा है, एक हाथ इधर घसीट रहा है। तो क्या आप यहाँ खड़े रह पाएंगे? क्या आप इक्विलिब्रियम में रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? आप कहेंगे कि मैं जो है इन दोनों के खींचने की वजह से कहीं बीच में चला जाऊंगा, इधर कहीं निकल जाऊंगा। ये पता ऐसे चलेगा जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तो इधर जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब अगर यही फोर्स इधर ना लग के सपोज दैट इधर लगा होता, तब आप कहते हैं कि तब मैं इधर निकल जाऊंगा, इधर चला जाऊंगा। तो इसका मतलब किसी बॉडी पर केवल 2 फोर्स अगर लगे हों तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकती है? उसके लिए मात्र और मात्र एक ही केस बनता है। क्या बनता है जरा देखा जाए, पहले फिजिकली समझ ले फिर कहते हैं सॉल्व किया जाएगा। जैसे ये बॉडी है, आप हैं, आपके दोनों हाथ को पकड़ के एक व्यक्ति इस तरफ घसीटे, मान लो 10 न्यूटन से, और उतने ही फोर्स से दूसरा व्यक्ति अगर इधर घसीटे 10 न्यूटन से, तब आप कहीं नहीं जाएंगे। आप पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कहें या रिजल्टेंट फोर्स कहें, एक ही बात है ना, वो क्या हो गया? 0 हो गया।
इसी अवस्था में आप इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, है ना, इसी अवस्था में आप रुके रह सकते हैं। चलो ये तो महसूस करके देखा हम लोगों ने, फील करके देखा। अब जरा इसी बात को जरा सॉल्व करके देखें कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ये बात क्या सिद्ध भी होती है। देखिए ध्यान से, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में अगर किसी पॉइंट पर दो फोर्स काम करें, P यहाँ हो, Q यहाँ पे हो और इसके बीच का एंगल थीटा हो, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है R, R का फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, है ना भाई, यही होता है ना, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब जरा ऐसा कुछ सोचिए कि इफ थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, नहीं 0 नहीं, थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, 180 डिग्री अगर हो जाए, 180 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास बॉडी है, ये जो पॉइंट है जिस पर ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, इस पॉइंट पर ये जो दोनों बॉडी है इस पर दोनों फोर्स लग रहे हैं, इस पर P फोर्स इधर लगे और Q फोर्स इधर लगे और बीच का एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो। ये Q फोर्स है, ये थीटा है, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पे 180 रखेंगे, 180 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, है ना। cos 180 क्या हो जाएगा, cos 180 विल बी, cos 180 कितना होगा, -1। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा -2PQ, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं P माइनस Q का होल स्क्वायर या Q माइनस P का होल स्क्वायर। इसका मतलब R की वैल्यू P माइनस Q भी पॉसिबल है और Q माइनस P भी पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर इत्तेफाक से दोनों फोर्स बराबर हो जाए, P और Q बराबर हो जाए, तो R की वैल्यू क्या आएगी, 0, है ना। अब जरा क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे करने के लिए, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है, ए रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, दो बल लगे तो बॉडी में को इक्विलिब्रियम रहने का दो शर्तें बनी, एक तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री हो, एक इधर लगे तो एक इधर लगे, दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो, या यूं कहें कि एक दूसरे के अपोजिट हो, और दूसरा क्या है, दोनों बराबर हो, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। अब जरा देखें ये दोनों बातें यहां कहां पूरी होती है, क्या कह रहा है, फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, तो अच्छी बात है, इक्वल कह दिया उसने, सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड सेम सेंस, लाइन ऑफ एक्शन सेम, ये बात भी सही है। ये जो सेम सेंस लिख दिया इसने ना, सेम सेंस का मतलब एक ही दिशा में, ये जो सेम सेंस लिखा है इसने मामले को गड़बड़ा दिया है, ये जो है मामला गड़बड़ा दिया। सेम सेंस का मतलब दो बराबर फोर्स हैं, एक ही लाइन में है लेकिन एक ही दिशा में लग रहे हैं, आपको दो लोग बराबर फोर्स से एक ही दिशा में घसीटे तो आप रुकेंगे क्या, चल जाएंगे, है ना। फोर्स है सेम मैग्नीट्यूड, सही बात है, सेम लाइन ऑफ एक्शन, सही बात है, लेकिन यहां पे अधूरी बात छोड़ दिया, डायरेक्शन की इसने बात ही नहीं किया, तो यहां एक क्वेश्चन मार्क रह गया, पूरी बात नहीं है। फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड अपोजिट सेंस, बहुत बढ़िया, ये जो बात इसने लिखी है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक ही रेखा में, एंड अपोजिट सेंस, ठीक है ना। अपोजिट सेंस का मतलब उल्टी दिशा में, एक इधर तो एक उधर, ये आंसर बन गया। जो हम लोगों ने सीखा समझा अभी तक उसके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। फोर्सेज है सेम मैग्नीट्यूड, ये भी अधूरा है, तो बहुत अधूरा है, इसमें बहुत अधूरा बचा हुआ है, पूरी बात नहीं है। बिना इसके पूरा हुए आपका कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई ना कि आप कैसे इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो इसका आंसर हो गया सी, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो गया सी। चलिए अगला फोर्स देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन बड़ा करते हैं, फिर से लामी थ्योरम है, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। द लामी थ्योरम इज अप्लीकेबल, अभी जस्ट दो क्वेश्चन पहले लामी थ्योरम को समझा था, क्या कह रहा है, लामी थ्योरम कब लगाया जाता है,
पहला लिखा है कोप्लेनर फोर्सेस, लेकिन पूरी बात नहीं है। कोप्लेनर होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए, जिस बॉडी पे लगे उसको इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोप्लेनर होना चाहिए, बाकी दोनों बातें अधूरी हैं, इसलिए यहाँ पे ये बात मुझे पूरी नहीं लग रही है, ये आंसर शायद नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे बात कहाँ पूरी होगी, ये क्वेश्चन मार्क है ना। कॉन्करेंट फोर्स, ये भी पूरी बात नहीं कह रहा है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स, लेकिन इसमें कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं की गई है, बॉडी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, है ना। अब लेकिन ये तीनों ही अलग अलग तो सही हैं। अगला है एनी टाइप ऑफ द फोर्सेस, है ना। तो एनी टाइप ऑफ फोर्सेस पे तो काम नहीं करेगा कि कैसे भी फोर्स हो, तो ये कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे एक बात होनी चाहिए थी कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में हो, बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए थी, नहीं लिखा है। फिर भी जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ना, उसमें सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन यही है, तो इसी को आंसर मान के चलेंगे, ठीक है ना, इसी को आंसर मान के चलेंगे। ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर की कोई वैकेंसी आई होगी, उसमें 2017 में पूछा गया है। चलिए, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है, असिस्टेंट इंजीनियर 2013 का क्वेश्चन है, और किसी पॉलिटेक्निक में वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट निकली होगी 2016 में, हिमाचल प्रदेश में शायद HPPSC लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो वर्कशॉप के पद के लिए ये क्वेश्चन आया रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हेन ट्राइंग टू टर्न ए की इनटू ए लॉक द फॉलोइंग इज अप्लाइड। अरे भाई, आपने, हमने, सब ने घर में रोज ताला खोलते हैं, अगर घर जाएंगे पढ़ के जाएंगे, चाबी से ताला खोलेंगे, चाहे दरवाजे का लॉक खोलें, चाहे वो हाथ छोटा वाला ताला होता है उसको खोलें। कह रहा है कि ताला जब खोलते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, सही बात है, फोर्स लगाते हैं, है ना। तो जरा समझिए कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या लगाते हैं, कोप्लेनर फोर्स लगाते हैं, एक लीवर की तरह काम करता है ताला लॉक को ओपन करने का प्रोसेस, मूवमेंट लगाते हैं या कपल लगाते हैं, कंफ्यूजिंग सा है ना, है तो कंफ्यूजिंग सा। चलिए कोशिश करेंगे, पहले डायग्राम बनाएं कि ताला खुलता कैसे है, ताला ही बना लेते हैं ना, चाबी ताला बना लेते हैं। हम फोर्स ताले पे लगाते हैं कि चाबी पे, हम तो चाबी घुमाते हैं, चाबी अंदर जाता है लॉक के तो वो कुछ घुमाता होगा। तो अभी तो बात मेरी हो रही है कि हम और आप क्या करते हैं, हम और आप क्या करते हैं, देखिए कोशिश करते हैं एक चाबी बनाने की। कुछ भाई चाबी ऐसे करके होती है ना, बढ़िया, देखिए बिल्कुल मास्टर की बना दिया मैंने, ये चाबी है, और ये चाबी ऐसे आके ऐसे करके कुछ है, ठीक है ना। अब आप करते क्या है, चाबी को उसके लॉक के अंदर डालते हैं, उसके बाद 2 अंगुलियों से काम करते हैं। कभी भी आपने एक फिंगर से लॉक को ओपन नहीं किया होगा, 2 फिंगर का यूज किया होगा, ठीक है ना। कैसे यूज किया होगा, देखिए ध्यान से, जब 2 फिंगर का यूज करेंगे तो एक पॉइंट पे इधर फोर्स लगाएंगे, और उसी के नीचे दूसरे पॉइंट पे दूसरी अंगुली से इधर फोर्स लगाएंगे। ध्यान दीजिए, आप ऐसे करके ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना। कोई चाबी यहाँ रखी हो तो मैं बताऊं, है ना, देखिए, जैसे चलो मान लेते हैं ये जो मोबाइल है यही चाबी है, तो कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, इस पॉइंट पे इधर फोर्स लगाएंगे, अंगूठे से बाहर की तरफ, ध्यान दीजिए, ऐसे करके, दिखा दिखा ऐसे करके, ठीक है। तो अंगूठे से इधर फोर्स लगाया, अंगुली से इधर लगाया, तो ये चाबी हमारी ऐसे घूमी, ठीक है। अब जरा सोचिए कि फोर्स भी कैसे लगाते हैं, मतलब हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, चाबी का ये जो चौड़ा वाला पार्ट बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है कि हम अलग अलग बिंदुओं पे फोर्स लगा पाए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, है ना। और फोर्स की वैल्यू, जितना फोर्स इधर लगाते हैं उतना ही फोर्स इधर लगाते हैं, और इन दोनों फोर्सेस के जो बीच का गैप है, ये कोई एक गैप है, गैप को ऐसा नहीं बनाए, डॉटेड बनाए, ज्यादा सही रहेगा, है ना। ये इनके बीच का गैप है, ठीक। अब इसी सिस्टम को जरा समझ के देखें, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 फोर्स हैं, इक्वल है, अपोजिट है, एट ए डिस्टेंस है। कैसे, देखिए ध्यान से, एक इन दोनों के बीच का एक गैप है, और 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स, देखिए, सॉरी उल्टा बना दिया, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, ठीक है।
दो फोर्स हैं, इक्वल हैं, अपोजिट है, एट ए डिस्टेंस पे हैं। अगर इस डिस्टेंस को हम x मान लें, ये डिस्टेंस x है, जबकि ये फोर्स P है, ये फोर्स P है, तो अब जरा मुझे बताइए, ये जो व्यवस्था मैंने आपके सामने बना के रखी है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, है ना? अरे भाई, इसी सिस्टम को तो हम बल युग्म के नाम से जानते हैं। बल युग्म, अंग्रेजी में बोलते हैं कपल। कपल। और ये ताला कैसे खोलता है? तो इस कपल का एक मूवमेंट होगा, इस कपल का एक मूवमेंट आएगा, मूवमेंट ऑफ कपल, है ना? मूवमेंट ऑफ कपल। कपल का मूवमेंट होगा, मूवमेंट का कपल नहीं होता है, कपल का मूवमेंट होगा। तो ये हो जाएगा, एक फोर्स ले देते हैं P और उनके बीच की दूरी x, P इंटू एक्स, ये इसका कपल का मूवमेंट होगा, मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर। और ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? तो सब एक बार चाबी को ताले लॉक करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और जब ओपन करते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एक बार फिंगर ऐसे लगाते हैं, एक बार ऐसे लगाते हैं। तो अब इसमें आंसर क्या होना चाहिए? कुछ लोग को लगेगा मूवमेंट होना चाहिए, कुछ लोग लगेगा कपल होना चाहिए। तो ये बताइए कि कपल से मूवमेंट पैदा होगा कि मूवमेंट से कपल पैदा होगा? हम क्या कर रहे हैं? हम तो कपल लगा रहे हैं ना, एज ए इंसान हम तो चाबी पर कपल लगा रहे हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए कपल। कपल की वजह से मूवमेंट पैदा हुआ, ठीक है? तो इसका आंसर हो गया डी। डी, ठीक है ना? यहां तो बात समझ में आ गई। चलिए भाई, चाबी भी बन गई। आइए, 10 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, 11वां क्वेश्चन देखें, नहीं 9वां क्वेश्चन है। 9 आसान सा है, इसमें क्या है? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें से अदिश राशि कौन सी नहीं है ना? नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी कौन सी नहीं है? तो मास है, ये भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है। ये जो एक्सेलरेशन है, त्वरण, ये स्केलर नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी होगा, ठीक है? एक्सेलरेशन ही आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, एक स्केलर होती है, क्वांटिटी का मतलब राशि, क्वांटिटी का मतलब राशि। राशियां दो टाइप की होती हैं, एक को बोलते हैं स्केलर, एक को बोलते हैं वेक्टर, है ना? स्केलर में जैसे आपका मास हो गया, जैसे आपकी डेंसिटी हो गई, है ना? जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, इस टाइप की चीजें, टेम्परेचर हो गया, ठीक है? लेकिन इसमें जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, मूवमेंट हो गया, है ना? मोमेंटम हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसको आप जब लेक्चर देखिए पिछला, स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया गया है। अच्छा, अब बात आती है एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? मतलब डी वी अपॉन डी टी, या कहें V2 माइनस V1 अपॉन टाइम, है ना? ये एक्सेलरेशन है, ठीक है? जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। आइए आगे बढ़े। ये जरा क्वेश्चन देखिए, तो ये 10वां क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है? इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट। चलो भाई, क्या जो जो बोल रहा लिखते चलें। तीन फोर्स है, पहली बात, थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम भी है, ये तो लग रहा है कि लामी की बात करेगा। देन द रेशियो ऑफ फोर्स टू द साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज कांस्टेंट ओनली इफ ऑल द फोर्सेज आर। ओहो, कह रहा है यदि एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले तीन बल साम्यावस्था में है, तब बल साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तीन फोर्स है, एक ही बिंदु पे है, मतलब कॉन्करेंट ही है। तो इतनी बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि मुझे आपको लामी थ्योरम लगाने में कोई रोक नहीं सकता, तो लामी तो लग ही जाएगा, है ना? लेकिन पूछ कुछ और रहा है। कह रहा है कि
तब कोण के साइन का अनुपात स्थिर रहता है यदि केवल सभी बल इनवर्ड्स हो आउटवर्ड्स हो, कैन बी बोथ, नन ऑफ द एबव। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए भैया, बहुत ध्यान से देखने का है। चलिए, बढ़िया सवाल है ना, कंफ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन है। एक पॉइंट है, इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, फोर्स को दूसरा कलर दे दें, तो एक फोर्स P है, दूसरा फोर्स Q है और तीसरा फोर्स R है। और ये सारी कंडीशन पूरी कर रहा है। 3 फोर्स हैं, एक पॉइंट पे है, कॉन्करेंट है, इक्विलिब्रियम में। ये पॉइंट हमारा ब्लैक वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। तो कह रहा है कि ये तभी लगा सकते हैं जब सारे के सारे फोर्स इनवर्स हो। इनवर्स मतलब बिंदु की तरफ जा रहे हो। हमने तो जो लामी थ्योरम प्रूफ किया उसको इसके लिए प्रूफ किया था। इसमें क्या था कि सारे के सारे बिंदु आउटवर्ड्स हो। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ जा रहे हो। तो हम तो बाहर की तरफ सॉल्व करके रख ही चुके हैं, मतलब ये तो हम लोग, ये वाला पार्ट तो हम लोग कर ही चुके हैं, है ना। लामी थ्योरम काम ही करता है। ये इनवर्ड वाला का थोड़ा देखना है। अब अगर होगा तो दोनों हो जाएंगे, तो लिख देंगे कैन बी बोथ, और नहीं होगा तो लिख देंगे नन ऑफ दीज, या इसी को टिक कर देंगे। एक लॉ पढ़ा है हम लोगों ने, कभी आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, शायद 3rd या 4th लेक्चर में होगा। उसमें हम लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, है ना। एक लॉ है, कानून है, बड़ा प्यारा सा, उसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। थोड़ा सा मैं जगह बना लूं, उसको बोल रहे हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। क्या कहता है वो भी समझ लेंगे अभी, है ना। और एक बार मेरी रिक्वेस्ट जरूर है कि आप प्ले लिस्ट में जाके इसको पढ़िएगा, देखिएगा। ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। ये कहता क्या है कि अगर किसी बॉडी पर, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर एक कोई फोर्स लगा है, मान लीजिए इस पॉइंट पर मैंने एक फोर्स लगाया है, तो कहता क्या है कि इस फोर्स की आप डायरेक्शन ना बदलिए, इसका मैग्नीट्यूड ना बदलिए, है ना, लेकिन इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर, इसकी क्रिया रेखा पर, क्रिया रेखा समझ रहे हैं ना, मतलब ये इसकी क्रिया रेखा है जिस पर ये लग रहा है, ये इसकी क्रिया रेखा है। आपको बिना इसका मैग्नीट्यूड, बिना इसकी डायरेक्शन को चेंज किए, आप जब चाहें इस फोर्स को यहां से हटा कर, अभी यहां लग रहा था ना, मैं इस फोर्स को यहां से हटा कर यहां लगा देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको उठा के यहां लगा देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको उठा के यहां पीछे यहां लगा देता हूं ऐसे करके, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है हमारी लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, है ना। बिना उसकी दिशा को बदले, बिना उसके मैग्नीट्यूड को बदले, हम फोर्स को एक लाइन में कहीं भी आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो जरा देखिए, क्या इसी लॉ को अगर हम यहां लगाएं, इस केस में लगाते हैं, तो क्या कोई दिक्कत आती है क्या? एक मिनट रुकिए जरा, देखिए जरा, पहले इसकी क्रिया रेखा दिखा लें, लाइन ऑफ एक्शन दिखा लें भाई। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखिए, पी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, क्यू फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, ऐसे ही आर फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का मस्ती से यूज करते हैं। मैं कह रहा हूं कि पी फोर्स को मैं यहां दिखाऊं और चाहे यहां से हटा के यहां दिखाऊं, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? ये येलो और ये व्हाइट, अब मैं इसको यहां से चाहूं तो हटा भी सकता हूं, या इसको मान लो कि इसकी मुझे अब नीड नहीं है। मैंने पी को यहां से हटा के, यहां से हटा के यहां लगा दिया, ये खत्म हो गया। ऐसे क्यू को मैं यहां लगाऊं, चाहे क्यू को पीछे से इधर ऐसे लगाऊं, ये हमारा क्यू हो गया। अब इसकी नीड यहां नहीं बची। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगाया, देखिए ना, तो हमने इसका डायरेक्शन बदला, अभी पहले भी क्यू ऊपर जा रहा था, अभी भी क्यू ऊपर जा रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड बदला, पहले भी क्यू था, अभी भी क्यू था, बस उसी लाइन पर आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आर को मैं चाहे यहां दिखाऊं और चाहे आर को मैं यहां दिखा दूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं बची, ठीक है ना। तो इसका मतलब तीनों ही केस सही है, चाहे आप आउटवर्ड फोर्सेस के साथ लामी थ्योरम को यूज करें, इसके साथ, और चाहे इनवर्ड के साथ आप लामी थ्योरम को यूज करें,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आपने समझा तो ये समझ में आ गया कि लामी थ्योरम का प्रयोग हम लोग इनवर्ड्स के लिए भी कर सकते हैं, आउटवर्ड के लिए भी कर सकते हैं, इसका मतलब दोनों के लिए कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें सही दिखाई पड़ता है ना, ये ऑप्शन सही है, आंसर है। ठीक है भैया, चलिए तो ये बात समझ में आ गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा बड़ा कर दें, आप जरा पढ़िए। ये न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया सा है, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा डार्क है लेकिन दिखाई पड़ रहा है, पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। लिखा है 4 फोर्सेज P2 P3 P4 P2 P3 4 P act along the side of a square taken in order the resultant force is, है ना। परिणामी बल निकालना है। आइए जरा समझें कैसे, क्या कहना चाह रहा है ये हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, जरा ये देखा जाए। आइए इसको इधर रख दे पहले तो, ठीक है, पढ़ लिया आपने, दिखाई पड़ रहा होगा। हाँ चलिए, एक 4 फोर्स हैं जो एक स्क्वायर पे लग रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं उसको अंडरलाइन कर लें। पहली बात तो ये 4 फोर्सेज हैं, और एक बात है स्क्वायर पे लग रहे हैं। तीसरी बात क्या है कि ये ऑर्डर में है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ये क्रम में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आइए तो पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर स्क्वायर इससे बन जाएगा। चलिए भाई, ये एक स्क्वायर है, सपोज दैट दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा फिल कर दें, ऐसा स्क्वायर। इस स्क्वायर पे 4 फोर्स लग रहे हैं, P2 P3 P4 P, लेकिन एक क्रम में लग रहे हैं। चलिए इस पे क्रम में फोर्सेज लगा लें। सपोज दैट इस तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको कहा जा रहा है P, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसको कहा जा रहा है 2P, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसे कहा जा रहा है 3P, और इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसे कहा जा रहा है 4P। ऐसे लग रहा है, क्रम में है ना। ये क्रम आप उल्टा भी कर सकते हैं, P2P 3P 4P, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ बाध्यता नहीं दी गई। अब कह रहा है कि ये इसका रिजल्टेंट कितना होगा। अरे भाई अल्टीमेटली जानना ये चाह रहा है कि ये बॉडी किधर जाएगी, है ना, कितने फोर्स से जाए, किधर जाएगी नहीं, कितने फोर्स से मूव करेगी, नेट फोर्स बॉडी पे कितना है। हम लोगों ने रिजल्टेंट बहुत निकाला है, और रिजल्टेंट निकालने का जो तरीका सीखा है, पहले हम लोग सिग्मा fx निकालते हैं, फिर सिग्मा fy निकालते हैं, ये सब करते थे और क्या करते थे, ठीक है ना। आइए देखें, तो पहले हम लोग निकालेंगे सिग्मा fx, ठीक है। सिग्मा fx क्या होगा, इधर वाले फोर्सेस को प्लस, इधर वाले फोर्सेस को माइनस लेकर जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो इधर गया, पूरी बॉडी में देखिए, P इधर गया तो प्लस P, 3P इधर आया तो माइनस का 3P, क्या बच गया, माइनस का 2P। दिस इज द सिग्मा fx, सिग्मा fx, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही सिग्मा fy, सिग्मा fy, जो फोर्सेस ऊपर हैं उन्हें प्लस, जो फोर्सेस नीचे हैं उन्हें माइनस करके ऐड किया जाए। तो ऊपर क्या जा रहा है, 2P, ऊपर है तो प्लस का, 4P है नीचे है तो माइनस का, ये भी आ गया माइनस का 2P, सिग्मा fy, ये आ गया सिग्मा fy। और पूरी जहां को पता है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है भाई, सिग्मा fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2P का स्क्वायर प्लस माइनस का 2P का स्क्वायर, ये हो गया 4P स्क्वायर, ये भी हो गया 4P स्क्वायर, ये आ गया 8P स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर। और r की वैल्यू आ गई, 8 का अंडर रूट लेंगे तो 2√2 हो जाएगा इंटू P। देखो भाई कोई आंसर मैच कर रहा है, 2√2 इंटू P, ये मैच कर रहा है C, है ना, ये मैच कर रहा है C। तो 11 का इस क्वेश्चन का हो गया C पार्ट, ठीक है, आंसर निकल गया ना, ये आंसर आ गया पार्ट नंबर C। दिस इज द आंसर, ये है आंसर,
ठीक है। इसी तरीके से बहुत तेजी से आप कर पाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस को आप बढ़ाएंगे, आप क्वेश्चन में टाइम कम लगाएंगे। ये सब तो ओरल होना चाहिए, लिखने की चीज थोड़ी ना है। ये तो मुझे बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये तो फिर रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, द रिजल्टेंट फॉर ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे जब सब बहुत सारे फोर्स काम कर रहे होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? अरे अभी तो लिखा था कि रिजल्टेंट निकालने का मतलब तरीका क्या था? रिजल्टेंट निकालने का तो एक ही तरीका था कि आर इसका हो रहा है। रिजल्टेंट निकालने का तो एक ही तरीका था। क्या तरीका था? कि हम सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, है ना, सिग्मा एफ वाई निकालते हैं, और फिर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर से आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। जहां पे सिग्मा एफ एक्स क्या है? नेट इफेक्ट, टोटल फोर्स इन एक्स एक्सिस, नेट इफेक्ट इन एक्स एक्सिस। सिग्मा एफ वाई क्या है? नेट इफेक्ट इन वाई एक्सिस। ठीक है ना। अब नेट इफेक्ट एफ एक्स एफ वाई निकालने के लिए मल्टीपल फोर्स हो गए, उनको प्लस माइनस करके जोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो V लिखा है, V का मतलब वर्टिकल है, H का मतलब हॉरिजेंटल है। ये जो V लिखा है, V का मतलब वर्टिकल है, मतलब जिसको मैं यहाँ पे सिग्मा एफ वाई कह रहा हूं, इसी को साहब लोग V कह रहे हैं। जिसको मैं यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कह रहा हूं, उसको ये साहब H कह रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर। ठीक है ना। इतना ही तो हुआ। तो ये आंसर देखो कहां पे आ रहा है? सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर। यहां माइनस है, यहां तो कैंसिल आउट हो गए। ये है सिग्मा बी स्क्वायर प्लस सिग्मा एच स्क्वायर। अच्छा, आर ये भी तो करेंगे, जब आर स्क्वायर आर निकालेंगे तो अंडर रूट लगा देंगे। सही बात है भाई। तो सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर। तो मुझे पहले लगा कि ये वाला आंसर सही है, लेकिन ये तो रूट, अंडर रूट नहीं लगाया गया था। 1/2 किया, इससे अंडर रूट को चाहे तो 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब आंसर कौन सा सही हो गया? दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। क्यों भाई, बात समझ में आ गई ना? ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हैं अभी कितने क्वेश्चन और हैं, रुकिए जरा, ये इसी को लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज, है ना, और बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, आइए देखें ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है Bragdon theorem of movement state that if a number of coplanar forces acting on a particle are in equilibrium then। यार ये Bragdon थ्योरम एक है, ये Bragdon थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट सी है ना। ये थ्योरम आपको कई बार कई तरीके से दिखाई पड़ती है। जब आप फोर्सेस की स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं Bragdon थ्योरम फॉर फोर्सेज, है ना। अभी जब आप जाएंगे कहते हैं सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे Bragdon थ्योरम अप्लाई करेंगे एरिया पे। एरिया पर भी Bragdon थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और इस पर फोर्सेस पर भी। और अगर आप कोशिश करके प्लेलिस्ट में जाइए एक बार, और एक वीडियो है उसमें देखिए Bragdon थ्योरम के बारे में, बहुत डिटेल में वीडियो है, तो उसमें देखने के बाद ये आंसर निकाल पाएंगे। पहले ये समझ लें क्या कहता है एक बार जल्दी से मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत टाइम लेने में तो थोड़ा आपको भी लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है ना। चलिए क्या कहता है Bragdon थ्योरम? कहता है कि अगर किसी बॉडी पर, कोई बॉडी है ऐसे करके, इस पे कुछ फोर्सेज लग रहे हैं, कई सारे फोर्सेज लग रहे हैं। मान लेते हैं एक फोर्स P1 है, ऐसे ही एक फोर्स इधर लग रहा है P2 है, ऐसे एक इधर कहीं लग रहा है P3 है, ऐसे कोई एक इधर लग रहा है P4 है। अब मैं चाहता हूं कि किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना, वो पॉइंट चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर। जैसे मैं मान लेता हूं, मेरा मन कर रहा है कि यार इस पॉइंट के अबाउट मुझे सबका मूवमेंट निकालना है ना। तो मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो हर फोर्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे ये पॉइंट आपका, ये फोर्स P1 है। अब कोई कहे कि P1 का मूवमेंट इससे क्या होगा, तो आप कहेंगे फोर्स ये है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस बन जाएगी, और इस डिस्टेंस को हम कहेंगे D1, है ना। ये डिस्टेंस हो जाएगी D1।
तो अगर ये पॉइंट हमारा O है, अगर ये पॉइंट O है, तो आप लिख सकते हैं कि सिग्मा m मोमेंट पॉइंट अबाउट O, अगर हमें मोमेंट पॉइंट अबाउट O निकालना है तो पहला मोमेंट हो जाएगा P1 इंटू D1, क्लॉकवाइज है तो प्लस ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हो गया। ऐसे ही सबका निकालेंगे, P1 D1 प्लस P2 D2 प्लस P3 D3, या सबको कह दें ऐसे करके, इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखें, एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ PI DI। तो मोमेंट निकालने का एक तरीका तो ये होता है, ठीक है। वैगनर साहब ने बताया कि एक तरीका हम बताते हैं। वैगनर साहब ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि ये जो जितने सारे फोर्सेज आपके पास हैं, इन सब का कोई ना कोई रिजल्टेंट भी होगा। जाहिर सी बात है, इतने फोर्स लगे हैं तो इनका रिजल्टेंट भी तो होगा। तो हमने कहा हाँ जी बिल्कुल होगा रिजल्टेंट। तो उन्होंने कहा कहाँ होगा, हमने मान लीजिए सॉल्व करके निकालेंगे। सपोज दैट रिजल्टेंट ये जा रहा है, मोटी सी लाइन वाइट वाली, ये क्या है, रिजल्टेंट है ना। तो कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे रिजल्टेंट का मोमेंट निकाल लो, ये अलग अलग निकाल के जोड़ने की क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है ठीक ही कह रहे थे, है ना, कि रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, जो सारे इंडिविजुअल फोर्सेस मिलके काम करेंगे वही सारा का सारा काम अकेले कर सकता है, क्योंकि वो सबका बाप है ना। तो मैं इसको ऐसे कहता हूं कि ये जो मूवमेंट निकाला गया है ये बच्चों का मूवमेंट है, और ये कौन है, ये पिताजी हैं, बाप है ना, बाप। तो मैं ऐसे कहता हूं कि चाहे इस पॉइंट के अबाउट बाप का मूवमेंट लो और चाहे बच्चों का मूवमेंट लो, एक ही बात है। तो पिताजी का अगर मूवमेंट लेना है, अगर ये डिस्टेंस हम कह देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे करके, ऐसे ड्रॉप करेंगे, ये डिस्टेंस x निकल जाएगी। तो एक तरीका मूवमेंट निकालने का ये भी है कि मूवमेंट अबाउट पॉइंट O ऐसे भी निकाल सकते हैं कि r इंटू एक्स कर दें, है ना। तो दोनों तरीके से मूवमेंट निकाल सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मूवमेंट अबाउट पॉइंट O निकालने के दो तरीके हैं, बाप का मूवमेंट लो या बच्चों का मूवमेंट लो। ये है वैगनर थ्योरम। अब जरा इसकी बात समझो क्या कह रहा है ना। इतनी बड़ी बात को छोटी छोटी लाइनों में कह रहा है। सबसे पहले डी वाला पॉइंट पढ़ा जाए, है ना। क्या कह रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर मोमेंट। एल्जेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग, यही सिग्मा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ दियर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। बाबा जितना पॉइंट, जितनी बातें मैंने यहाँ आपको बताई है, वो सारी बातें ऑप्शन डी में लिखी हैं। बाकी ऑप्शन में क्या लिखा है, दियर एल्जेब्रिक देन, ये कुछ स्पष्ट नहीं है। कहाँ पे आया था ये, 2017 में कोई वी जैग स्टील कंपनी थी, उसमें जेई की भर्ती में आया होगा। तो ये तो स्टेटमेंट ही कंप्लीट नहीं है। दियर लाइन ऑफ एक्शन आर एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब ही नहीं पैदा होता। द एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज दियर प्लेन इज जीरो, नहीं, कुछ नहीं है। डी ऑप्शन देखिए, जितनी बातें यहां बताई गई हैं वो सारी बातें आपको डी ऑप्शन में ही मिलती हैं। तो इसी को आप लीजिए एज ए आंसर, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। चलिए अच्छा अगला देखें। अच्छा जी ये है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, ये हमारे ऑनलाइन जो कोर्स चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है। जो ऑनलाइन कोर्स है उस कोर्स का नाम है स्पर्धा बैच। ऑनलाइन कोर्स है, एसएससी जेईई 2023 के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, अभी जल्दी ही शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से होली के एक हफ्ते पहले शुरू किया गया है। तो अभी बहुत उसमें आप जाएं और यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। कोई समस्या आती है तो इन दोनों नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। वहां पे आप जब जाएंगे तो आप सभी बच्चों को 15% का डिस्काउंट उस पर ऑलरेडी अप्लीकेबल है। लेकिन आप हमारे चैनल पे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, इतनी देर मेरी बात सुन रहे हैं, है ना, मैं आपको पका रहा हूं, मुझसे पक रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कुछ दे रहा हूं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, और ये मेरा रेफरल कोड है मेरा SJT20। मेरा नाम संजय तिवारी है, उसी से बनाया गया है SJT20। अगर कुछ आपको लग रहा हो कि मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छे तरीके से काम कर पा रहा हूँ और इसके एवज में आप कुछ प्रेम बरसाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको हमसे जुड़कर कुछ मिल पाएगा, तो आप ज्वाइन करिएगा। इस कोड को जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे
तो सभी बच्चों को 15% डिस्काउंट मिल रहा होगा, लेकिन जो बच्चे इस कोड को अप्लाई कर देंगे उनको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है ना? तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज हम लोगों ने करीब कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ये मैं देख लेता हूं। हाँ, 13 क्वेश्चंस देखे हैं। बाकी के जो 20-25 क्वेश्चन हैं और हैं, उसको मैं थोड़ा सा रेस्ट करके दूसरे वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, है ना? पानी वानी पी लेता हूँ, मिलता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।